अरे गौरी वो ऐसा गिरा गड्ढे में कि तुम क्या बताए। जोहार। अरे जोहार जोहार जोहार, क्या बात है भाई, आज तुम लोग काफी खुश दिख रहे हो। खुश तो हम ऐसे ही हो जाते हैं पाठक बाबा यहाँ आकर। आप इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ जो देते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का ये कार्यक्रम। जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जानकारियों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंदर सिंह देओल। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। चाईबासा के किसानों ने पाया अपनी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान। कृषि संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए फोन करें किसान कॉल सेंटर में। लाश छुड़ाने के लिए उत्तम यंत्र है दावली। विगत सप्ताह कृषि विज्ञान केंद्र चाईबासा में किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक कृषि वैज्ञानिकों के साथ स्थानीय और आसपास के गांवों के बहुत से किसानों ने शिरकत की। इस मेले के दौरान किसान गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों से किसानों ने कृषि क्षेत्र में होने वाले बदलावों और खेती-बाड़ी की नई कृषि तकनीकों की जानकारी ली। किसानों ने खुलकर अपनी कृषि संबंधी समस्याओं को वैज्ञानिकों के समक्ष रखा और उनका समाधान पाया। मौका था कृषि विज्ञान केंद्र चाईबासा में आयोजित किसान गोष्ठी का। इस मेले के आयोजन का उद्देश्य यही था कि नई विकसित कृषि पद्धतियों को किसानों तक पहुंचाना, ताकि किसान अपने खेत में इन पद्धतियों का इस्तेमाल करें और बेहतर फसलोत्पादन प्राप्त करें। किसानों को यहाँ काफी जानकारियां मिली और उन्होंने ऐसे आयोजन समय समय पर कराते रहने की इच्छा जताई। आज कृषि विज्ञान केंद्र पश्चिम सिंहभूम जगन्नाथपुर में आत्मा द्वारा प्रायोजित एक दिवसीय किसान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो किसानों को दिन प्रतिदिन समस्याएं अपनी खेती-बाड़ी में आती हैं, जैसे उनका कुछ फसल में कीट और रोग का प्रकोप होता है और दूसरे तरह की परेशानी आती है, तो उनका कुछ जो समस्या है उस समस्या का हम लोग इस किसान गोष्ठी में समाधान करेंगे, ताकि उनको अपने फसल उत्पादन में कैसे वृद्धि हो, ज़्यादा उत्पादन हो, उत्पादकता बढ़ेगी और इसके साथ वो ज़्यादा आय अर्जित करेंगे और वो अपना जीवन यापन के स्तर में सुधार करेंगे। किसानों के कृषि संबंधित तकनीकी समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए किसान कॉल सेंटरों की स्थापना की गई है। राज्य के कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कॉल सेंटर की दूरभाष संख्या 0651-245-0698 और 0651-245-0955 पर कार्यालय अवधि में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही भारत सरकार द्वारा स्थापित कॉल सेंटर की दूरभाष संख्या 1551, जो कि टोल फ्री है, उस पर संपर्क कर अपनी कृषि संबंधित समस्याओं का तुरंत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। गर्मा फसलों को लगाने का समय आ चुका है। इस समय किसान गर्मा उड़द लगाकर लाभान्वित भी हो सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित उड़द की उन्नत प्रभेद हैं T19 M30, साथ ही पंत U19, पंत U30, पंत U36 और उत्तरा, ये उड़द के उन्नत प्रभेदों में प्रमुख माने जाते हैं और गर्मा में बुआई योग्य होते हैं। उड़द में आप T19, T30, पंत उर्द, पंत U19, पंत U30, पंत U36, पंत U35 और विशेष रूप से उत्तरा का उपयोग प्रभेद का इस्तेमाल करें। मटर हमारे झारखंड में प्रमुखता से उपजाई जाती है और बहुत से किसानों के खेतों में अभी मटर की फसल लहलहा भी रही है। मटर के पौधों में जब फलियां लगने लगती हैं, तब उनमें फली छेदक कीट का प्रकोप होने की संभावना रहती है। यदि आपके मटर फसल पर इस कीट के लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत इसके निदान के लिए इंडोसल्फान या मेटासिस्टाक्स दवा के घोल का छिड़काव करें। यह छिड़काव किस प्रकार करें, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। मटर के खेत में अभी
फल निकल रहा है तो उसमें फली छेदक कीट लगने की संभावना अधिक है। खेत में घूम कर देखें, अगर फली छेदक कीट लग रहा है कि फलों में कीट छेदा करके घुस रहा है तो समझिए कि फली छेदक कीट का प्रकोप हो गया है। तो इससे बचाव के लिए इंडोसल्फान दवा और या फिर मेटासिस्टाक्स का 2 ml दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से निदान पा सकते हैं। दावली एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से लाह लगी टहनियों से लाह को आसानी से छुड़ाया जा सकता है और यह उपकरण लाह को बर्बाद भी नहीं होने देता। इस छोटे से उपकरण का नाम है दावली। लाह लगी टहनियों से लाह छुड़ाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। हाथों से या पारंपरिक औजारों से लाह छुड़ाने में समय और मेहनत दोनों ज्यादा लगते हैं, परंतु दावली नामक उपकरण की सहायता से एक दिन में लगभग 8 किलो लाह टहनियों से छुड़ाया जा सकता है। कृषि समाचार में अब बारी है कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से मिलने की। तो आइए मिलते हैं सफल किसान से। मैं अपने ग्राम में खेती करता हूं, करवाता हूं और वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का प्रयास करता हूं। खाद और ये सर्टिफाइड बीज का प्रयोग करता हूं और खाद जैसे DAP, यूरिया ये सब का प्रयोग करता हूं और जो भी फसल में पटवन का ज़रूरत होता है उसमें पटवन करता हूं। हाँ, खेतीबाड़ी से लाभ है। खेतीबाड़ी करने से बहुत ही लाभ है। कम से कम साल भर खाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। और अब एक नजर राज्य के प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में चावल और मक्का जैसे प्रमुख अनाजों के भाव स्थिर हैं। दलहनी अनाजों में थोड़ी नरमी आई है। अन्य अनाजों के मूल्यों में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं दर्ज किया गया। उधर सब्जी मंडियों में भी हरी सब्जियों की अच्छी आवक से मूल्यों में नरमी है। वहीं कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 4200 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5500 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4200 रुपए से लेकर अधिकतम 5200 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3200 रुपए से लेकर अधिकतम 4100 रुपए। चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3600 रुपए। आलू न्यूनतम 700 रुपए से लेकर अधिकतम 1000 रुपए। प्याज न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। खबरें खेती के अंतर्गत आपने जाना मंडी भाव, मौसम का हाल भी जाना। साथ में आपने कृषि के नई नई तकनीक के बारे में भी समझा। कृषि से संबंधित अन्य जानकारियां आगे भी है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से विराम का। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का कृषि दर्शन के इस अंक में फिर से स्वागत है। आज कौन सी जानकारी लेकर आए हैं पाठक बाबा हमारे किसान भाई बहनों के लिए? आज हम पूरा गर्मा गर्म जानकारी लेकर आए हैं गौरी। गर्मा गर्म जानकारी? ये कौन सी जानकारी है पाठक बाबा? आज हम अपने किसान भाई बहनों को बताएंगे कि गर्मा मक्के की खेती कैसे करें। अच्छा, गर्मा मक्के की खेती? हाँ, तो आओ इस संबंध में विस्तार से जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर एसएन चौधरी जी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष। किसान वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर मौसम के अनुसार उन्नत प्रभेदों की जानकारी रखकर अपने फसलों की खेती कर लाभ कमाते हैं, जिनमें मिट्टी का चुनाव, खेत का चुनाव, उन्नत बीजों का चयन, उर्वरकों का सही मात्रा में प्रयोग और बीज उपचार मुख्य रूप से सम्मिलित है। कम अवधि वाली फसल की अगर बात की जाए तो मक्का की खेती एक अच्छा विकल्प है, जिसकी खेती से फसल लगभग 70 से 80 दिनों में किसानों को प्राप्त हो जाती है। गर्मा मक्का की खेती आमतौर पर सभी मौसम में की जा सकती है, परंतु इस फसल की खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था भी पर्याप्त होनी चाहिए। किसानों को सलाह दिया जाता है कि उन्नत किस्में, जिनमें बिरसा विकास मक्का 2 जो कि 70 से 75 दिन का फसल है, और दूसरा बिरसा विकास मक्का 1 जो कि 80 से 85 दिन में ही फसल तैयार हो जाता है। इसके अलावा मक्का के उन्नत प्रभेद में सुवान और लक्ष्मी का भी प्रयोग करना लाभदायक होता है। अगर हाइब्रिड किस्मों की बात करें तो मक्का के लिए कंचन नामक प्रभेद किसानों के लिए अच्छा होता है। खासकर जो गर्मा का मौसम है वो मकई खेती के लिए उपयुक्त है, यदि किसान के पास पर्याप्त सिंचाई का साधन हो। सिंचाई के साधन होने पे आप मकई की खेती करें, बेहतर उपज मिलेगा, कम दिन में उपज मिलेगा, बेहतर लाभ भी मिलता है। इसके लिए जो उन्नत किस्मों का चुनाव करना है उसमें कम अवधि वाला किस्मों का चुनाव करें, जिसमें बिरसा विकास मक्का 2 जो 70 से 75 दिन में तैयार होते हैं, और बिरसा मक्का 1 जो 80 से 85 दिन तैयार होते हैं। इसके अलावा सुवान 1, लक्ष्मी, इन किस्मों का किसान स्वागत करें। कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी अच्छी किस्में निकाली है, उनका भी किसान उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि हाइब्रिड की तरफ आप जाना चाहते हैं तो हाइब्रिड में मैं कहूँगा कि सबसे कम दिन की जो किस्में हैं वो कंचन है। कंचन पीले दाने वाली होती है मकई फसल, तो ये आप इनका उपयोग करें और बेहतर उपज मिलेगा। बेहतर किस्म से कम 20% उपज में इजाफा होता है। बीज चयन के बाद किसानों के लिए बीजोपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम या बेविस्टिन का प्रयोग करना सही होता है, जिससे हमारे बीज स्वस्थ हो जाते हैं। 15 फरवरी से 15 मार्च का समय मक्के के बुआई के लिए उपयुक्त समय है। खेत में कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर और बीज की दूरी 25 सेंटीमीटर रखकर हम अपने फसल से अधिक पैदावार ले सकते हैं। अब बीज को यदि आपको बोना है तो बीज बोने के लिए बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। अब बीजोपचार बिना किए किसी भी फसल की बुआई नहीं होनी चाहिए, और मकई में तो कतई नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि बीज जनित रोगों की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि बीज उपचार करें। इसके लिए कार्बेंडाजिम जो बाज़ार में बेविस्टिन, धनुस्टीन, सेविस्टीन, जैकिस्टीन इन नामों से मिलते हैं, लेकिन असल केमिकल्स है कार्बेंडाजिम 50% WP। ये 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करने के बाद इसकी बुआई करें। बुआई के लिए जो बीज की मात्रा होनी चाहिए वो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अर्थात 8 किलो प्रति एकड़, ये बीज की मात्रा है। और बीज उपचार करने के लिए 24 से 25 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति एकड़ की आवश्यकता होगी। इसकी बुआई गर्मा मौसम में 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और इसकी जो दूरी रखी जाएगी, चूँकि गर्मी दिन में ज़्यादा फैलते नहीं हैं फसल, तो कतार से कतार की दूरी आधा मीटर 50 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 25 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। बीज बुआई से पहले खेत की तैयारी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। खेत में गोबर खाद का उपयोग करना चाहिए। लगभग 100 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से कंपोस्ट खाद को मिट्टी में देना लाभदायक रहता है। और बीज बुआई के समय लिंडेन पाउडर,
क्लोरोपोरिफास या मलाथियान पाउडर का 8 केजी प्रति एकड़ खेत में छिड़काव करने से मिट्टी में मौजूद कीड़े और जो हमारे फसलों को नुकसान करते हैं वो मर जाते हैं। पर्याप्त गोबर के बिना या मकई एक ऐसा फसल है जिसमें कि गोबर आधारित रासायनिक खाद का यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। तो किसान को चाहिए कि खेत की तैयारी के 10 से 15 दिन पहले कंपोस्ट 100 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से डालनी चाहिए। ये बुआई के कुछ दिन पहले, बुआई के समय चूँकि गर्मी के मौसम में भूमि जनित कीट का आक्रमण बहुत तेज़ी से होता है, इसके लिए बुआई के समय लिंडेन पाउडर या क्लोरोपाइरिफास 4% पाउडर या मलाथियान पाउडर, इन तीनों में से कोई 8 से 10 किलो प्रति एकड़ की दर से खेत में भुड़क कर अंतिम जुताई के पहले खेत में भुड़के। मक्का की खेती में उर्वरक की बात करें तो नाइट्रोजन का 100 केजी, पोटास का 120 से 150 केजी और 100 केजी फास्फोरस का प्रति हेक्टेयर के दर से तथा एमपी के 20-20-0-13 नामक उर्वरक 84 केजी प्रति एकड़ की दर से बुआई के समय कतार में प्रयोग करना लाभदायक होता है। यूरिया का छिड़काव निकोनी पटवन के बाद 25 केजी टॉप ड्रेसिंग के रूप में छिड़काव करना फायदेमंद रहता है। निकोनी भी 3 बार करना जरूरी होता है। पहला, मकई में 2 से 3 पत्तियां होने पर, दूसरी बुआई के 1.5 महीने बाद तथा तीसरे निकोनी जब मकई में बाल निकलते हैं तब। कम समय में ज्यादा लाभ के लिए मकई के साथ साथ तिल की भी खेती करने की सलाह कृषि वैज्ञानिक किसानों को देते हैं, जिससे किसानों को अपनी आमदनी में बढ़ोतरी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो अनुपात होगा 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन और 100 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हम स्ट्रेट फर्टिलाइजर की बात करें तो मैं इसके लिए अनुशंसा करूंगा कि 20-20-0-13 एनपीके उर्वरक बाजार में उपलब्ध है। तो एनपीके 20-20-0-13 84 किलो प्रति एकड़ की दर से बुआई के समय डालें। इसमें 25 किलो प्रति एकड़ की दर से पोटास मिला दें, मिला के और शिरहोड़ में, हराई में या कतार में बोने समय इसका किसान प्रयोग करें। उसके बाद जब दूसरी बार निकौनी आप कर रहे होते हैं, जब पौधे की ऊंचाई ठेहुने के आसपास आ जाए तो किसान दूसरी बार निकौनी करते हैं। तो उस समय निकौनी करने के बाद, पटवन करने के बाद आप 25 किलो यूरिया प्रति एकड़ की दर से टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालें। दूसरी बार जब आपको रासायनिक खाद का शेष मात्रा जो 1/4 बच गया है वो 25 किलो प्रति एकड़ की दर से होगी और इसका उपयोग किसान जब मकई के जड़ के ऊपर मिट्टी चढ़ा रहे होते हैं तो निकौनी करने के बाद मिट्टी को चढ़ाते हुए 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया का प्रयोग करने से आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। हाँ, इस गर्मा गर्म जानकारी से तो हमारा मन प्रसन्न हो गया। हाँ पाठक बाबा, आज की इस जानकारी से हमारे किसान भाई भी गर्मा मकई की खेती अच्छी प्रकार कर पाएंगे। हाँ आनंद भैया, एक गर्मा गर्म जानकारी आगे भी है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से विराम का, और तब तक किसान भाइयों आप देखिए संदेश। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत? किसकी क्या जरूरत है? अरे मिलता तो है बाजार में। क्या मिलता है बाजार में? बुझो तो जाने। अरे बुझावन भैया, पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ ना क्या बात है। अरे किसना, इनके कहने का मतलब है ना कि जब बाजार में रेडीमेड उर्वरक सुंदर सुंदर बोरा में बंद मिलता है तभी गोबर में लिसराने का क्या जरूरत है? हाँ, क्या फायदा? हमको बुड़बक समझो क्या? ज्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग हमारे खेत को बंजर बना देता है, इसलिए हम अपने खेत में ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। आप भी अपने खेत में जैविक खाद का प्रयोग करें। हाँ तो पाठक बाबा, अगली कौन सी गर्मा गर्म जानकारी देने वाले हैं पाठक बाबा हमारे किसान भाई बहनों को? अगली जो गर्मा गर्म जानकारियां हैं वो है कि गर्मा धान की खेती कैसे करें, और इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ श्री SN मंडल जी, और जिनसे बातचीत करें हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के एक वैज्ञानिक डॉक्टर NP मंडल, ये हमें जानकारी देंगे गर्मा धान की खेती कैसे की जाए। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने विषय चुना है गर्मा धान की खेती, तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि गर्मा धान की खेती का समय कब से कब तक है? जैसे किसान भाई जानते हैं कि झारखंड में
करीब 10,000 हेक्टेयर में गर्मा धान का खेती होता है। और गर्मा धान का खेती तब शुरू होता है जब थोड़ा सा जो तापमान है थोड़ा सा बढ़ना शुरू करता है। और ये जो जनवरी 15 है उसका बाद झारखंड में तापमान थोड़ा सा बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि गर्मा धान का खेती वहीं होता है जहाँ पानी का सुविधा है। जिस तरह का जहाँ कोई जो डैम है या कोई नदी का किनारे में जहाँ पानी भरपूर मिलता है वही गर्मा धान का खेती करता है। और हम ये देखते हैं कि जनवरी 15 के बाद जो थोड़ा तापमान बढ़ रहा है उस समय उसका बिछड़ा तैयार किया जाता है जी। तो बिछड़ा तैयार करने के लिए उसका जो विधि है कि किसान भाई उसको जो बीज को उसको 24 घंटा हल्का जो गुनगुना पानी के गर्म पानी में 24 घंटा उसको भिगो के रखना पड़ता है। फिर 24 घंटा बाद वो पानी से निकाल के फिर उसको एक भीगा हुआ बोरी में, जूट का बोरी में उसको भर के रख देना है। उसके बाद जो जूट का बोरी में जब आप रखेंगे तो उसके बाद फिर 4-5 दिन के बाद उसमें अंकुरन होगा। जब उसमें अंकुरन हो जाएगा तो पहले से तैयार किया हुआ जो ज़मीन है उसको उसमें जो कादो किया है ज़मीन है उसमें उसको छींट देना है उस बीज को। और क्योंकि इस समय रात में तापमान बहुत कम रहता है इसलिए उसका अच्छा उसको ग्रोथ के लिए मतलब बढ़ावा के लिए रात में उसको पॉलीथीन शीट में या पॉलीटनल बना के उसका अगर ढक के रख दिया जाए तो उसका मतलब कि ये जो बिछड़ा है उसका ग्रोथ अच्छा होता है और 20 से 25 दिन में वो लगाने के लायक वो तैयार हो जाता है जी। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि गर्मा धान के लिए कौन कौन से उत्तम किस्म है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हमारे किसान भाई ले सकें। क्या होता है कि शुरू में तापमान बहुत कम रहता है और बाद में उस जो गर्मी का समय उसका तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम बहुत लंबी किस्म का जो धान है इसमें खेती नहीं कर सकते। हम जो मीडियम दिन का जो धान होता है उसी का खेती गर्मा का समय होते हैं। इसमें जो मुख्य किस्म है वो अंजलि, बिरसा विकास धान 110, अभिषेक, IH 36, IH 64 और ललाट। इसमें अंजलि और बिरसा विकास धान 110 ये कम दिन में पक के तैयार होने वाला है और IH 36, IH 64, अभिषेक और ललाट ये मध्यम ड्यूरेशन का किस्म है। अब हमारे किसान भाई जब खेत में तैयार करें तो लगाने की विधि हमारे किसान भाइयों को बताएं। ऐसा है कि किसान भाई इसको लगाने के लिए जो कंपोस्ट और उसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए। तो करीब 1 हेक्टेयर में 5 क्विंटल का कंपोस्ट या नीम का खल या उसमें डालना पड़ता है। और ये कंपोस्ट अगर खेत तैयार जोतने का 15 दिन पहले अगर उसमें डाल दिया जाए तो उसको सड़ने का अच्छा उसमें टाइम मिल जाता है। तो जब आप उसको रोपने का 15 दिन पहले उसमें डाल के उसको जोत दीजिए, उसके बाद उस जो बिछड़ा जो तैयार हो जाता है तो उसको जोत के उस खेत को तैयार करना पड़ता है और उसमें उस समय उसमें जो रासायनिक खाद है उसका साथ उसमें डालना पड़ता है। इसमें गर्मा का जो धान होता है इसमें रासायनिक खाद का भी अधिक प्रयोग होता है। जो मध्यम ड्यूरेशन का जो किस्म है उसके लिए करीब 120 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो फॉस्फेट और 40 किलो पोटास इसमें डालना होता है। और जो कम दिन का जो होने वाला किस्म है उसमें 60 किलो नाइट्रोजन और 30 किलो फॉस्फेट और 20 किलो पोटास का इसमें इस्तेमाल करते हैं जी। अब बात आती है कि जब हमारे किसान जब धान का बढ़वार शुरू हो तो हमारे किसान भाई कितने कितने दिनों पर कितनी उर्वरक की मात्रा दें। इसका विधि ये है कि जब हम धान रोपनी करते हैं, रोपनी करने का समय जो फास्फोरस का पूरा मात्रा और जो पोटास का पूरा मात्रा उस समय डालना पड़ता है और नाइट्रोजन का 1/3 मतलब कि 1/3 उसमें नाइट्रोजन का उसमें रोपने का समय देते हैं। उसके बाद बाकी जो नाइट्रोजन का बाकी जो 2/3 रहता है उसमें 1/3 3 हफ्ता बाद और दूसरी जो और 1/3 रहता है वो 6 हफ्ता बाद उसमें हम उसको टॉप ड्रेसिंग करते हैं या छिड़काव करते हैं। गर्मा धान में कौन कौन सी रोग या व्याधियाँ या कीड़े मकोड़े लगते हैं और इसका क्या इलाज है। ऐसे गर्मा धान का जो रोग और कीड़े का प्रकोप इसमें कम होता है क्योंकि इसमें तापमान उस समय कम रहता है और जो हवा में जो नमी का मात्रा भी कम रहता है, इसलिए जो सब कीड़ा और बीमारी बरसात का समय होता है जो कीड़ा और बीमारी का प्रकोप उसमें गर्मा धान में कमी लगता है। तो इसमें हम लोग ये देखे हैं कि गर्मा धान में जो कीड़ा और बीमारी के लिए दवा का बहुत इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर
किसान भाई अगर जो गर्मा धान का खेती करते हैं उसमें अगर उसको पहले से उस ज़मीन के बारे में थोड़ा सा पता रहता है कि वहाँ जो तनाछेदक अगर कीड़ा होता है तो तनाछेदक कीड़ा के लिए पहले से मोनोसिल के मोनोक्रोटोफॉस का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, या जो रोपनी करते हैं उस समय अगर क्लोपायरिफॉस या कार्बोफ्यूरन का अगर उसमें डालते हैं तो फिर इसी जो तनाछेदक कीड़ा है उससे वो बच सकते हैं। गर्मा धान में भी खरपतवार उतना ही निकलता है और इसका निदान कैसे किया जाए, निकलता है क्या? गर्मा धान में भी जो क्योंकि हम लोग जो उसमें गर्मा धान में पानी का इससे डालना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पानी का सुविधा है वहीं गर्मा धान का खेती होता है और हर हफ्ता में एक बार करके इसे पानी का डालना पड़ता है। अगर हम उस खेत में 5 सेंटीमीटर का पानी का अगर बराबर मात्रा रखें तो इसमें उतना जो खरपतवार का प्रकोप नहीं होता है। अगर खरपतवार का कहीं प्रकोप होता है तो उसके लिए किसान भाई प्री इमरजेंस हार्बिसाइड है जो मैचिटी या बीटाक्लोर उसको डाल सकते हैं। और अभी हमारे पास जो बहुत अच्छा पोस्ट इमरजेंस हार्बिसाइड आ गया जो नॉमिनी गोल्ड है, जो रोपनी का 15 से 20 दिन बाद उसमें एक बार इस्तेमाल अगर करेंगे तो उसमें खरपतवार का प्रकोप बहुत ही कम होगा। तो देखा किसान भाइयों, गर्मा धान में कौन कौन सी सावधानियां बरती जाए, साथ ही साथ कौन कौन से अच्छे किस्म प्रयोग किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके। डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी जानकारी आपको दी। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाई, नमस्कार। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। आशा करते हैं किसान भाइयों आज की इस गर्मा गर्म जानकारी से आप जरूर लाभ उठाएंगे। कृषि संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा उप महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। जोहार।